Hello students, welcome back to your own channel. Today we read lesson number 5, Our Casuarina Tree by Toru Dutt. इस कविता में कवित्री ने कैसुरिना ट्री के बारे में वर्णन किया है। कैसुरिना ट्री एक ऑस्ट्रेलियाई पेड़ होता है जो कवित्री के घर के गार्डन में था। उस पेड़ से रिलेटेड कवित्री की कुछ फीलिंग्स हैं जो उन्होंने इस कविता के ज़रिए जाहिर की है। Like a huge python winding round and round, the rugged trunk indented deep with scarves. Up to its very summit near the stars, a creeper climbs in whose embraces bound no other tree could live but gallantly. कैसुरिना ट्री के बारे में कवित्री कहती है कि वो एक विशाल अजगर के समान है। वो राउंड राउंड गोल गोल ऊपर तक गया है, उसका तना काई से ढक गया है और उस पर गहरे निशान बन गए हैं। उसका शिखर इतना ऊंचा है कि वो तारों को छू रहा है। उस पर जो क्लिपर्स हैं, लताएं हैं, बेलें हैं, वो लटक रही हैं और उसके समान और कोई भी पेड़ नहीं है, इतना विशाल। द गैंट wears the scarf and flower are hung in crimson cluster. All the bugs among whereon all day are gathered bird and bees. And oft at nights the garden overflow with one sweet song that seems to have no clause, sung darkling फ्रॉम आवर ट्री वाइल्ड मैन रिपर्स। यह राक्षस नुमा पेड़ स्कार्फ पहने हुए है, फूलों का, लताओं का, बेलों का, लाल कलर के फूल जिसके गुच्छे उस पर लटकते हैं, जहाँ पर बर्ड्स यानी पक्षी और मधुमक्खियाँ दिन भर मंडराते हैं और रात के समय में गार्डन में से गुनगुनाने की मधुर से गीत की आवाज़ आती है। जब अंधेरा होता है तो पूरा गार्डन गुंजित हो जाता है जबकि मनुष्य सो रहा होता है। When first my casement is wide open thrown at dawn, my eyes delighted on it rest. Sometimes and most in winter, on its crest a grey baboon sits, statue like alone, watching the sunrise, while on lower bucks his puny offspring leap about and play. डॉन यानी भोर के समय, सुबह के समय जब सबसे पहले मैं अपनी खिड़की खोलती हूँ तो मेरी आंखों को बहुत ही आनंद मिलता है, क्योंकि जो कवित्री है उसकी खिड़की जब वो खोलती है तो उसे पेड़ दिखाई देता है। समटाइम्स कभी कभी विंटर के समय, सर्दियों में उसे क्रिस्ट यानी डगाल पर एक बड़ा सा बबून यानी बंदर बैठा दिखाई देता है, एक स्टैचू की तरह अकेले, और वो सनराइज़ यानी सूर्योदय को देखता है। जबकि उसकी दूसरी यानी पेड़ की दूसरी छोटी डालियों पर उस बंदर की पुनी यानी छोटे छोटे बच्चे इधर उधर लटक रहे होते हैं और एक दूसरे के साथ खेल रहे होते हैं। एंड फार एंड नियर कोकिलास हेल्ड द डे, एंड टू देयर पेस्चर वेंड अवर स्लीपी काउस, एंड इन द शेडो ऑन द रोड टैंक कास्ट बाय दैट हॉर ट्री सो ब्यूटिफुल एंड वास्ट, द वाटर लिलीज स्प्रिंग लाइक स्नो इमेंस्ड। दिन भर कोयल कभी यहाँ कभी वहाँ गुनगुनाती रहती है और जो चरागाह होते हैं जब वो यहाँ से गुज़रते हैं तो उसमें से जो गायें होती हैं वो सो जाती हैं इसके ब्रॉड टैंक यानी विशाल तने के छाँव में, इस पुराने पेड़ की, जो कि बहुत सुंदर और बड़ा है। और जो वाटर लिली यानी सफ़ेद लिली के फूल होते हैं वो इस पर इस तरह झूलते हैं जैसे इसके ऊपर बर्फ़ गिरी हो। But not because of its magnificence, dear is the casuarina to my soul. Beneath it we have played, though years may roll. O sweet companion, loved with love intense, for your shakes shall the tree be ever dear. लेकिन केवल इसकी उत्कृष्टता या बड़े आकार की वजह से नहीं, कैसुरिना ट्री मेरे सोल, मेरी आत्मा के सबसे ज़्यादा करीब, बल्कि हम खेले हैं इसके नीचे कई सालों तक। ओ मेरे प्यारे साथी, जिससे मैं बहुत प्यार करती हूँ और जिससे मेरा बहुत गहरा रिश्ता है। और कुछ नहीं, लेकिन ये ट्री, ये पेड़ हमेशा से मेरा प्रिय, मेरा प्यारा रहा है। ब्लेंड विथ योर इमेजेस इट शैल अराइज इन मेमोरी टिल द हॉट टीयर्स ब्लाइंड माइन आइज। तुम्हारी इमेज से, तुम्हारी आकृति से मेरी सारी यादें जुड़ी हुई हैं और तुम्हें देख के वो उभर आती हैं और मेरी आंखों से निकल आते हैं आंसू। What is that dirge-like murmur that I hear, like the sea breaking on a single beach? It is the tree's lament and airy speech that haply to the unknown land may reach.
क्या यह एक शोक भरा गीत है? डर्ज मतलब शोक भरा गीत, दुख का गीत, और लाइक मरमर, मरमर मतलब पत्तों के हिलने की आवाज़। तो वो कह रही है कि क्या पेड़ का दुख भरा गीत है ये, जो मुझे सुनाई देता है जब मैं किसी शिंगल बीच यानी कंकर पत्थर वाले समुद्र के किनारे पर होती हूँ, तब भी ये ट्री का शोक है जो उसकी दुख भरी स्पीच को बयां कर रहा है, और जिसे वो अननोन लैंड यानी अनजाने देश में भी सुन सकती है। जब कवित्री दूसरे देश में थी तब भी वो सुनती थी। Unknown yet well known to the eye of faith. Oh, I have heard that wail far, far away in distant lands, by many a sheltered bay, when slumbered in his cave the water breath, and the waves gently kissed the classic shore of France or Italy beneath the moon, when earth lay tranced in a dreamless swoon. यहाँ पे कवित्री कहती है कि आपके लिए अननोन अनजाना, लेकिन मेरे लिए जाना पहचाना, जिस पर मेरी आंखें विश्वास करती है, वो बात वो कह रही है कि दूर, बहुत दूर मुझे अब भी उसके पत्तों की शोक भरी आवाज़ सुनाई देती है पेड़ की, जहाँ पे वो बहुत दूर किसी सुदूर क्षेत्र में दूसरे देश में हैं। नीचे देखिए, आपको दिख रहा होगा फ्रांस और इटली, या तो फ्रांस या इटली में बीनीथ द मून, जब मून यानी चंद्रमा के नीचे वो होती हैं, तो वहाँ पर समुद्र के पास वाटर रेथ यानी समुद्र के देवता जब सो रहे हैं समुद्र के पास किसी गुफा में, तो वहाँ पे समुद्र की लहरें आकर, वेव्स आकर उन्हें चूम रही होती। यहाँ पे भी कवित्री समुद्र का काल्पनिक वर्णन कर रही है कि इस समय जब समुद्र देवता को समुद्र की लहरें आके छूती हैं, चूमती हैं, तब पृथ्वी जो है वो अपने स्वप्न में डूबी हुई होती है। And every time the music rose, before mine inner vision rose a form sublime, they form a tree as in my happy prime, I saw thee in my own loved native clime. अब यहाँ पे कवित्री अपने देश को याद करती है कि हर समय वहाँ जब वो रहती है फ्रांस से इटली में, हर समय उसके अंदर एक म्यूज़िक बजता रहता है, उठता रहता है। उसके इनर विज़न यानी अंदरूनी भाग में दुखी स्वरूप में एक म्यूज़िक बजता है, जिससे वो अपनी पुरानी बातें याद करती है और अपने खुशनुमा लाइफ को, खुशनुमा समय को याद करके कहती है कि ओ ट्री, तुम आज भी मुझे याद हो, क्योंकि तुम मेरे अपने प्यारे वतन में हो। Therefore I fain would consecrate a lay unto thy honor, tree, beloved of those who now in blessed sleep, for I repose, dearer than life to me, alas, were they must to be numbered when my days are done. इसीलिए मैं चाहती हूँ तुम्हारे लिए एक पवित्र कविता लिखना, कॉन्सिक्रेट यानी पवित्र कविता लिखना, अनटू दाई ऑनर, तुम्हारे सम्मान में, यानी पेड़ से कह रही है कवित्री कि मैं तुम्हारे सम्मान में तो एक कविता लिखना चाहती हूँ, और क्योंकि उन लोगों के लिए भी जो मेरे सबसे ज़्यादा प्रिय बिलव्ड थे, जो मुझे ब्लेस करके, मुझे आशीर्वाद दे के सो चुके हैं और मेरे साथ अब नहीं हैं, जो मेरे जीवन के सबसे ज़्यादा प्रिय थे। यहाँ पे वो अपने भाई बहनों की बात कर रही है जिनके साथ वो उस पेड़ के नीचे खेला करती थी, जो अब इस दुनिया में नहीं हैं। इसलिए कवित्री उस पेड़ से बहुत ज़्यादा प्यार करती है और उस पेड़ को ये आशीर्वाद देती है कि मिस्टर टोबी नंबर, तुम कई सालों तक जीवित रहो, जबकि मैं इस दुनिया में ना रहूं, यानी मैं अपने दिन खत्म कर चुकी हूं, तब भी, उसके बाद भी तुम कई सालों तक इस दुनिया में जीवित रहो। With deathless trees like those in Borrowdale, under whose awful branches lingered pale fear, trembling hope and death, the skeleton and time the shadow. तुम हमेशा अमर रहो, यानी तुम्हें कभी मौत ना आए, तुम कभी ना मरो। पेड़ के बारे में कह रही है, जैसे बोरोडेल के वृक्ष होते हैं वैसे ही। बोरोडेल के वृक्ष वो होते हैं जिनकी शाखाएं बहुत लंबी लंबी इधर उधर लटकती रहती हैं और बहुत डरावनी सी दिखती हैं। उसके बारे में कवित्री ने यहाँ वर्णन किया है। कवित्री कहती है कि जो डर है, फियर है, होप है, उम्मीद है और मृत्यु है, ये सब स्केल्टन है, एक ढांचा है, और टाइम की शेडो यानी समय की परछाई है और कुछ नहीं है। And though weak the was that would thy beauty fain, O fain, rears may love defend thee from oblivion's curse. यहाँ पे कवित्री प्रार्थना करती है पेड़ के लिए कि मेरी जो कविता है वो भी एक दिन वीक होकर, कमज़ोर होकर ख़त्म हो जाएगी, लेकिन तुम्हारी ब्यूटी, तुम्हारी सुंदरता हमेशा ऐसी ही बनी रहे और कभी ख़त्म न हो,
क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करती है और कहती है कि ऑब्लियन कर्स मतलब समय के शाप से तुम मुक्त हो जाओ। So here finished this poem. We will meet in next video with this chapter's question answer.